नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, हिंदी, विज्ञान से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न कवियों में किसे भारत का सादी कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन सनाई। किसे भारत का सादी कहा जाता है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। याद रखिएगा, अमीर हसन देहलवी ये दोस्तों बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था और इसकी प्रसिद्ध कृति का नाम है फवायद उल फवाद। क्या है? फवायद उल फवाद। इसे ध्यान रखिएगा और इसे दोस्तों भारत का सादी कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चोल। याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो कि लगभग 200 वर्षों तक चला था। और दोस्तों, इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। किस वंश का संस्थापक था, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सातवाहन। सिमुक दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक था। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखिएगा, चेर वंश का संस्थापक उदयन जेरल था। याद रखिएगा, चेर वंश का संस्थापक उदयन जेरल था। और दोस्तों चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, इसे भी याद रखिएगा। और पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय में। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये दोस्तों 16 महाजनपद थे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ऑप्शन है 1861, 1892, 1909, 1919। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1892। याद रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति 1892 में आरंभ की गई थी। और दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन है मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शहनवाज खां। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया। ऑप्शन है होम रूल, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक स्वशासन, प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज।
याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दिल्ली में। याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी और इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था संपन्न हुआ था। ऑप्शन है अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बेलगांव में। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन था जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से भारत में कौन सा भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है तमिलनाडु का पूर्वी तट, लद्दाख की पूगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु का पूर्वी तट। याद रखिएगा भारत में भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण से प्राप्त की जाती है और इसके अतिरिक्त लद्दाख की पूगा घाटी तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट भी भूतापीय शक्ति के उपयुक्त स्थान हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। तमिलनाडु का पूर्वी तट दोस्तों भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, गोदावरी घाटी में, महानदी घाटी में। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दामोदर घाटी में। याद रखिएगा दामोदर घाटी क्षेत्र से भारत का 2/3 से अधिक कोयले का उत्खनन रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा से किया जाता है। इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका दामोदर घाटी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इरडा नियमन करती है। ऑप्शन है बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों इरडा बीमा कंपनियों का नियमन करती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन 19 अप्रैल सन 2000 को एन रंगाचारी की अध्यक्षता में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? ऑप्शन है केरल, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। और ध्यान रखिएगा न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही, एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उर्वरक संयंत्र लखनऊ। यह दोस्तों सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और बरेली में स्थित है, लेकिन लखनऊ में स्थित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। तेल शोधनशाला मथुरा यह सुमेलित है।
कालीन उद्योग भदोही, यह भी सुमेलित है। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र, यह भी सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पंचम पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय दोस्तों 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है HDFC बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, बंधन बैंक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नाबार्ड। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। और यह दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश एवं उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए एक सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9A। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, भाग 9A। भाग 9A दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ऑप्शन है उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। यह दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये सभी दोस्तों भारतीय संसद में शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद में दोस्तों कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 का अंतः स्थापित किया गया। और ध्यान रखिएगा, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। और ध्यान रखिएगा,
तीसरी अनुसूची ये कुछ प्रमुख पद के लिए शपथ से संबंधित है। और बात करेंगे पांचवी अनुसूची की, तो यह दोस्तों SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध से संबंधित है। और छठी अनुसूची की बात करते हैं तो यह दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ऑप्शन है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन फास्फोरस 32। याद रखिएगा, फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह दोस्तों एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और ध्यान रखिएगा, कैंसर की चिकित्सा के लिए इरिडियम 192 तथा गोल्ड 192 इसका भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। ऑप्शन है यकृत, वृक्क, प्लीहा, अग्न्याशय। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग अग्न्याशय है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है। ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन वैश्विक ताप में वृद्धि। याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दोस्तों छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन है संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर, संधि। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखिएगा, संधि में मूल पदों को पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, स्वर किसे कहते हैं। स्वर दोस्तों उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा बिना किसी विघ्न बाधा के होता है, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण दोस्तों जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द आत्मकथा है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। आप लोग जल्दी से बताइए
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बरेली। याद रखिएगा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जतनगर में स्थित है। इसमें दोस्तों कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है और इसकी स्थापना दोस्तों 1979 में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कथकली, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, कथकली दोस्तों ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा की बात करते हैं तो यह पंजाब का है और दोस्तों कुचिपुड़ी यह दोस्तों आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। दूसरा है अंग्रेजी और फ्रेंच। तीसरा है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और रूसी। चौथा है अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। कौन कौन? अंग्रेजी व फ्रेंच हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 90 सेकंड, 180 सेकंड, 340 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लगभग 500 सेकंड। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसे दोस्तों सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो 496.6 सेकंड, लगभग 500 सेकंड होता है। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 30 एवं 272, 80 एवं 540, 54 एवं 333, 60 एवं 500। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 60 एवं 500। याद रखिएगा, विधानसभा दोस्तों जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। इसे आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ऑप्शन है एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर एडविन लुटियंस था, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबद्ध था। ऑप्शन है वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सैन्य प्रशासन। याद रखिएगा, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें दोस्तों पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। इसमें से दोस्तों सेनापति जो था इसे सर ए नौबत कहा जाता था और यह सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है, सैन्य प्रशासन। अगला प्रश्न है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन है तंजौर, बनवासी,
कांची, बादामी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बनवासी। याद रखिएगा, कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और इसकी राजधानी दोस्तों बनवासी थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? ऑप्शन है सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, संवैधानिक सुधार। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इस प्रस्ताव को 1918 में प्रकाशित किया गया था और यह एक संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ऑप्शन है अबुल आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उषा मेहता। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और दोस्तों इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा मुंबई के कई भागों में गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। इस रेडियो पर दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि दोस्तों उषा मेहता जो थी ये भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की सदस्य थी। इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसे दोस्तों व्हाइट मैन या श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या भारत को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं तो उनका स्वरूप क्या होगा। ध्यान रखिएगा, साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस सुझाव के लिए दोस्तों लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. सेनगुप्त। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सूर्य सेन। याद रखिएगा, चटगांव आर्मरी कांड के प्रमुख नेता सूर्य सेन थे। यह घटना दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सूर्य सेन असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग की वापसी के घोषणा के बाद वे शिक्षक का कार्य करने लगे, इसीलिए दोस्तों लोग इन्हें मास्टर दा कहकर बुलाते थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, किसके निकट अवस्थित है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के, गोदावरी मुहाना के। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पुलिकट झील के। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। इसी द्वीप में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। यह क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करिए। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। ऑप्शन है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। याद रखिएगा, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य दोस्तों भारत को देसी विदेशी
कंपनियों द्वारा वस्तुओं के निर्माण का केंद्र बनाना है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तृतीय पंचवर्षीय योजना से, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस का नाम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। और दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में दोस्तों भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। ऑप्शन है 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कभी नहीं। भारत में दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कभी भी नहीं की गई है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। सिलिकोसिस निम्न में से एक क्या है। ऑप्शन है गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधित। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फेफड़े से संबंधित बीमारी। याद रखिएगा, सिलिकोसिस फेफड़े की बीमारी है। यह दोस्तों शीशे के कणों द्वारा फेफड़े में संक्रमण होने से फैलती है। इसमें दोस्तों फेफड़ों का क्रमानुकुंचन नहीं हो पाता है। यह दोस्तों मुख्य रूप से उन मजदूरों को होती है जो शीशा फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों टूटता है आपको यह बताना है। ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पानी जमने पर फैलता है। याद रखिएगा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और तब उसे अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दोस्तों बोतल टूट जाती है। ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ऑप्शन है निर्मला वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष, मोहन राकेश। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मोहन राकेश। याद रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक की बात करें तो आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सभी हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पूरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ है घोर प्रयत्न करना। बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है गीता धन अन्य, गीत धन जलि, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, गीत धन अंजलि। याद रखिएगा, गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत धन अंजलि होता है। और दोस्तों यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की PDF और नोट्स
प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।